ये जो लोग थे, नईम शर्री हो गया, फ़हीम कमांडो हो गया, ये लोग किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचे? 90s में एमकेएम के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू होता है। उसमें कुछ लोग बेगुनाह भी मारे गए, तो उसके रिएक्शन में भी जो है वो लोग उठना शुरू हुए, खड़े होना शुरू हुए और उन्होंने अपना रिएक्शन जो है रद्द-अमल वो देना शुरू किया। तहरीकी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। तो फ़हीम कमांडो भी कोई ऐसा उनका कोई रोल नहीं था। उसके भाई के साथ जो वाक़या हुआ, उसके भाई का जो मर्डर हुआ या टॉर्चर हुआ, सारी चीज़ें, तो उसके रिएक्शन में जो है वो खड़ा हुआ। नईम शर्री है, इसका क्या मामला था सर? अगर नईम शर्री किसी दिन किसी थाने भी चला जाता और ये कहता कि यार मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ, तो जो भी वहाँ पर मौजूद होता ना, उसकी सांस जहाँ थी वहीं अटक जाती। मुशर्रफ दौर के अंदर एमकेएम को बहुत उरूज मिला। बज़ाहिर दुनिया ये समझती है कि वो एमकेएम का उरूज था। मैं ये समझता हूँ कि वो बेसिकली एमकेएम का ज़वाल का टाइम था। एमकेएम बेसिकली जो उसका मकसद था, वो उस मकसद से हटी, पैसे पे गई, पावर पे गई। 90s के दौर के अंदर ये वो लोग हुआ करते थे, एक बंदा जाके पता नहीं कितनों से मुकाबला कर लेते थे। मुशर्रफ दौर के अंदर अक्सरियत तो बहुत आ गई थी, लेकिन वो दिल और वो जिगरा नहीं था। वो तहरीकी एक जज्बा था, एक मकसद था, वो तो फौत हो चुका था। एमकेएम मुल्क गिर जमात क्यों नहीं बन पाई? पहले एक 10 पे भारी होता था और बाद में वो 10 भी एक पे नहीं होते थे भारी। आप खोखले तो थे। आप क्या करते थे, जब आप देखते थे कोई चीज़ हुआ, वहाँ से कॉल आई, आप निकले, एक पूरा एक टोला लेके निकले, जो होटल वाला है उस पठान को मार दिया आपने, इसको मार दिया, उसको मार दिया, गरीब को मार दिया। शायद ही कोई हो ऐसा गांव, कस्बा, ज़िला जहाँ बॉडी ना गई हो। अब और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि हम पूरे पाकिस्तान में मुल्कगीर जमात बनेंगे, कैसे बनेंगे? एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एमकेएम के उरूज और ज़वाल के बारे में, और ख़ास तौर पर एमकेएम के अंदर अस्करी विंग की बुनियाद कब डली और किस वजह से डली, क्या वजूहात थी कि एक तहरीक को मुसल्ला किया गया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर आज हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये भी एक क्राइम की थोड़ी से मामलात हैं, लेकिन स्टार्ट हम लेंगे। सर ये बताएं कि अस्करी विंग कहा जाता है, मुसल्ला मुसल्ला मुसल्ला, सर अस्करी विंग एमकेएम के अंदर इसकी बुनियाद कब पड़ी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली फरहाद, अब अस्करी विंग की बुनियाद से हम इसका जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो टारगेट किलिंग्स और ये भत्ताखोरी, शायद ये शुरू से ये एक माइंडसेट था कि कि आगे जाके हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो एक किताब भी लिखी गई थी एमकेएम पे, कुछ इंटरव्यूज़ भी होते, तो उस पे अगर हम उस पे रोशनी डालें तो उससे पता चलता है कि जो एमकेएम के कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, अ, उनकी चूँकि उस दौर में अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी दूसरे पॉलिटिकल लीडर से, कौम परस्त रहनुमाओं से। तो एक कौम परस्त रहनुमा से उन दिनों जो है उनकी एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जब वो जाते हैं तो वहाँ जाके जब वो देखते हैं कि वहाँ जो उनकी अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी थी, वो इस तरह से थी कि जो लोग थे वो नकाबपोश टाइप के लोग हैं या उनके पास चमचमाती जो है वो क्लाशनकोफ है, जदीद हथियार हैं, वो लेके खड़े हुए। तो वो कोई टारगेट किलिंग के लिए नहीं खड़े हुए थे, ना बोरीबंद लाशों के लिए खड़े हुए थे। बेसिकली वो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी। तो उस सिक्योरिटी को देखते हुए वो उससे इंस्पायर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं और वो ये फिर वापसी में ये फैसला करते हैं कि यार हमारे पास भी एक ऐसी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अ, तो इसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है, उस क्लाशनकोफ की तरफ इशारा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ से जो चीज़ चाहिए ना, तो वो उसके बाद उनका समझ लें एक सिंबल सी बन गई। और फिर उसके बाद आती है पहली क्लाशनकोफ और उस वक़्त जो एमकेएम के जावेद लंगड़ा के नाम से मशहूर थे, वो लेके आते हैं और वो 90 पे उससे पहली फायरिंग जो होती है 90 पे उस क्लाशनकोफ से जावेद लंगड़ा करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एमकेएम के अंदर अस्करी विंग नहीं, एमकेएम के अंदर असले की जो एंट्री हुई या वेपन की जो एंट्री हुई,
वो पहली दफ़ा इस तरह से और इस वक्त पे हुई। सर ये वजूहात क्या थी? अस्करी विंग बनाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए? पहला मकसद तो हिफाजत ही था ना। जैसे मैंने बताया ना कि मकसद ये नहीं था कि टारगेट किलिंग करनी है मुस्तकबिल में जाके या लोगों को मारना है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा शो ऑफ के लिए कि आपको चाहिए ना थोड़े शशके भी होने चाहिए, तो वो चीज़ भी उसमें ऐड थी। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फ़ैसला लिया और ये चीज़ एमक्यूएम के अंदर जो है वो एग्ज़िस्ट करना शुरू हो गई। सर उसके बाद फिर आगाज़ होता है, तो फिर ये सौलत मिर्ज़ा, नईम शर्री वाली जो पार्टियाँ देखिए हैं, फिर ये उसके कब? बाद चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं और आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि एमक्यूएम बनने से पहले, एमक्यूएम बनने के बाद जो एथनिक वायलेंस था, वो वक्फ़े से ग्रेजुअली चलता ही रहता था। आम तौर पे कभी कोई सानिया हो जाता था, कभी कोई वाक़या हो जाता था। तो इस तरह से वो सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया और इस तरह जैसे-जैसे वो सिलसिले बढ़ते गए, वैसे-वैसे यहाँ लोगों की तादाद बढ़ती गई और फिर हमने देखा कि उसमें कभी कोई कांड़ा आ रहा है, तो कभी कोई लंगड़ा आ रहा है, तो इस तरह की जो लोगों की एंट्रियाँ थी, वो होना शुरू हो गईं। और यहाँ तक कि जब 90s में एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम की गवर्नमेंट बनी, तो ऊपर ऊपर लेवल पे तो हो गया था कि भाई आपस में कोलिशन हो गया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फिर भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एक दूसरे को। तो ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ जो है वो चीज़ें होना शुरू हो गई और फिर हमने देखा कि जैसे 90s के जो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तो उस ऑपरेशन में एक तरफ आपको एथनिक जो वायलेंस था, एक तरफ आप वो फेस कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो आप ऑपरेशन फेस कर रहे थे, तो फिर वो चीज़ें समझ लें कि निकल के बाहर आना शुरू हो गई और फिर इसमें हमें इस तरह के कैरेक्टर जैसे सौलत मिर्ज़ा हो गया या जावेद लंगड़ा हो गया, नईम शर्री हो गया, रेहान काना हो गया, इस तरह के जो लोग हैं वो हमें दिखाई देने लगे और फिर उनके जो किरदार थे जिन पे आज भी बात हो रही है, तो वो किरदार भी अपना जो काम था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा फराज भाई, मुझे ये बताएं आप, ये जो लोग थे, नईम शर्री हो गया, फ़हीम कमांडो हो गया, ये लोग किस तरीके से इस लेवल तक पहुँचे? बेसिकली जैसे कि एथनिक वायलेंस का सिलसिला तो वक्तन फ़वक्तन जारी ही था अ, और अक्सर व बेशतर ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन इसको जो बूस्ट मिला बेसिकली वो वहाँ मिला जब 90s में एमक्यूएम के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू होता है और उस क्रैकडाउन में बेसिकली जो आप उसको ऑपरेशन कहें, क्रैकडाउन कहें, उसमें कुछ लोग बेगुनाह भी मारे गए। जब ज़ाहिर है जब इतने मासिव लेवल पे एक ऑपरेशन होता है तो कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ बेगुनाह लोग भी उसका निशाना बन जाते हैं। जब वो बेगुनाह लोग भी उसका निशाना बनना शुरू हुए, तो उसके रिएक्शन में भी जो है वो लोग उठना शुरू हुए, खड़े होना शुरू हुए और उन्होंने अपना रिएक्शन जो है रद्द-ए-अमल वो देना शुरू किया। और जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गई वैसे-वैसे यहाँ से रद्द-ए-अमल जो है वो बढ़ता चला गया। तो ये जो बेसिकली बुनियाद थी कि एक तो आपकी जो रूट्स थी वो एथनिक वायलेंस पे अटकी हुई थी। दूसरी तरफ जो है वो ऑपरेशन या क्रैकडाउन हम उसको कहें कि वो उसका आगाज़ हो जाता है। फिर उसी दौरान कुछ बेगुनाह लोगों को बेगुनाह लोग जो है वो भी निशाना बनना शुरू होते हैं। तो जब बेगुनाह लोग निशाना बन रहे हैं, एथनिक जो एक वायलेंस है, जो एक नफ़रत है या एक जो सारी चीज़ें वो एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, तीसरी तरफ बेगुनाह लोग उसमें निशाना बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक उसका रद्द-ए-अमल आना था और वो रद्द-ए-अमल आया और वो ऐसा रद्द-ए-अमल आया कि जिसका ज़िक्र आज भी हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अच्छा फराज भाई, ये जो 92 का ऑपरेशन था, इसमें ये तासुर दिया जाता है कि ये ऑपरेशन ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वाले और एमक्यूएम के खिलाफ हुआ था। देखें, जब मैंने पहले भी बताया कि जब एक आप मासिव लेवल पे कोई काम करने जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं गलती की गुंजाइश भी होती है। अच्छा मज़े की बात ये थी कि बड़ा कैलकुलेटिव टाइप का जो है वो ऑपरेशन था। एक तरफ आप जिनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, एक तंज़ीम के खिलाफ, वो बेसिकली बेस कर रही है उर्दू बोलने वालों के ऊपर। और अगर हम इस साइड पर देखें बैठ के, तो जो ऑपरेशन करने के लिए टीम तैयार की जा रही है, उसमें भी उनमें ज़्यादातर तादाद लोगों की जो थी, वो उन ऑफ़िसर्स की थी, जो खुद भी उर्दू स्पीकिंग थे। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी कि ऑपरेशन जो होगा, वो बेसिकली जो है वो एक न्यूट्रल
ऑपरेशन होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि यार ये भी वही लोग हैं, ये भी, नाइंसाफियाँ नहीं होंगी। लेकिन बाद में हमने देखा कि समझ लें कि माल गनीमत समझ के जो है वो लूटा गया और मारा गया, और उसमें बहुत सारे लोग जो बेगुनाह थे, जो इनोसेंट थे, जो अनइन्वॉल्व थे, जो वो लोग थे जो कि उर्दू स्पीकिंग तो थे, लेकिन उनका एमकेएम से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर हो सकता है, डायरेक्टली कोई लिंक नहीं हुआ करता था। लेकिन जब वो देखा जाता था कि यार ये भी, जैसे कि ऑपरेशन था एमकेएम, और एमकेएम में भी वो लोग जो कि मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, पूरी एमकेएम भी नहीं, मिलिटेंट्स जो विंग था, उनका जो मिलिटेंट विंग था, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना था। क्योंकि पूरी एमकेएम तो कोई भी पार्टी पूरी नहीं होती है, उसमें उसके लोग होते हैं जो इस तरफ जाते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो ऑपरेशन होना था वो एमकेएम के अंदर जो मिलिटेंट विंग की इब्तिदा हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, उसका खात्मा था। लेकिन वो ऑपरेशन होते होते पूरी एमकेएम पे जा गया, और पूरी एमकेएम के साथ एक तरह से देखा जाए या कहा जाता है कि वो पूरी उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी की तरफ चला गया। और मज़े की बात ये थी कि जो ऑपरेशन में जो किरदार थे कराची पुलिस के, उनमें से भी काफ़ी लोग वो थे जो ख़ुद भी उर्दू बोलने वाले थे। अब इसमें अगर जैसे हम मिसाल लें, अगर जब हम बात कर रहे हैं कि जो अनइन्वॉल्व लोग थे या इनोसेंट लोग थे या न्यूट्रल लोग थे वो भी इसका निशाना बने, तो उसमें हम एक बड़ा नाम सुनते हैं फ़हीम कमांडो का। तो फ़हीम कमांडो भी कोई ऐसा उनका कोई रोल नहीं था, और उसके बारे में तो कहा जाता था कश्मीर जिहाद में भी वो हिस्सा लिया करता था। लेकिन जब ये उसके भाई के साथ जो वाक़या हुआ, उसके भाई का जो मर्डर हुआ या टॉर्चर हुआ, सारी चीज़ें, तो वो उसके रिएक्शन में जो है वो खड़ा हुआ। तो इस तरह फ़हीम कमांडो ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जो खड़े हुए, और उन्होंने सबने अपना जो है वो रिएक्शन दिया। फराज भी, जब ये लोग अपने उरूज पे आ गए थे, उसके बाद इनका कितना खौफ होता था, खासतौर पर ये जैसे नईम शर्री है, इसका क्या मामला था सर? अच्छा देखें, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सुना है, इतना खौफ होता था कि अगर लोग बताते हैं कि भाई इस तरह इतना खौफ था कि अगर नईम शर्री किसी दिन किसी थाने भी चला जाता और ये कहता कि यार मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ, तो जो भी वहाँ पर मौजूद होता ना, उसकी सांस जहाँ थी वहीं अटक जाती, इतना खौफ था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक वक्त में इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। इसकी मिसाल है, एक दफ़ा मेरी चौधरी असलम साहब से भी बात हो रही थी इसी हवाले से। तो जब उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कितने बंदे जो है वो एमकेएम के मारे थे, क्यों मारे थे ये भी बताया, लेकिन उन्होंने साथ में एक जुमला ज़रूर कहा था। वो ये कहा था कि हाँ भाई, उन्होंने टफ टाइम दिया था हमें, मतलब जिस तरह उनका अंदाज़ था, उन्होंने अपने अंदाज़ में बताया कि हाँ, और बेसाख्ता होकर उनके मुँह से निकली थी ये बात कि हाँ, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था हमें, लेकिन फिर बाद में हमने भी टफ टाइम दिया। तो टफ टाइम ऐसा नहीं था कि एक साइड से हो रहा था, टफ टाइम जो है कभी बाजी इधर पलटती थी तो कभी उधर पलटती थी। तो कभी जो हमारी पुलिस थी या पुलिस की जो टीम थी, जो इदारे थे, कभी वो टफ टाइम दिया करते थे, तो कभी यहाँ से उनको टफ टाइम मिला करता था। तो दोनों तरफ से जो है वो, और पुलिस के जो किरदार थे वो भी कोई कम नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त किरदार थे वो अपने तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ज़ीशान काज़मी वाली ज़ीशान फ्लाइटें सारी। काज़मी, सारे जितने भी हम किरदार गुजरे तो वो ऐसे ही नाम नहीं है, अगर इधर नाम थे तो नाम इधर भी हैं, और आज उन नामों को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो वो अलग बात है कि कुछ ने अपनी जो लिमिट्स थी क्रॉस की, वो एक अलग बात है, लेकिन समझ लें कि इधर भी थे और इधर भी थे, दोनों तरफ थे। सर फारूक दादा, ये लोग, ये सारे ये एक ही चेन है? ये तकरीबन सारे जो है वो एक ही हैं और अपने अपने इलाकों में बटे हुए थे, सबके अपने अपने एरियाज थे, जो हर एरिया का एक, समझ लें कि जैसे हमने बाद में देखा कि सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस, सर्किल, इसी तरह जो है वो हर इलाके में एक ना एक कोई ऐसा जन्म ले रहा था जो उस इलाके को पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था। सर दुनिया कहती है कि मुशर्रफ दौर के अंदर एमकेएम को बहुत उरूज मिला, क्या ये हकीकत है? देखिए, मैं तो शुरू से ये बात कहता हूँ कि ये सारी बातें पुरानी थी कि किस तरह, क्योंकि देखिए उस वक्त जो एमकेएम थी वो एक अलग एमकेएम थी, वो एक तहरीकी एमकेएम थी, और वो यही वजह थी, जैसे मैंने अभी बताया कि नईम शर्रिया, ये रेहान काना या इस तरह के लोग अगर किसी थाने में भी चले जाए और सरेंडर करने के लिए चले जाएं बगैर किसी हथियार के, तो सामने जो भी बैठा हुआ है पुलिस वाला,
उसकी सांस रुक जाए, एक टाइम वो भी था। और एक टाइम हमने ये भी देखा कि 10 से 20 MKM वाले हैं तो वो किसी एक को मारने जा रहे हैं, ये मुशर्रफ दौर में। ये मुशर्रफ टाइम। तो ये अगर हम इसको इस तरह से कंपेयर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी। बज़ाहिर दुनिया ये समझती है कि वो MKM का उरूज था, मैं ये समझता हूँ कि वो बेसिकली MKM का ज़वाल का टाइम था। कैसे? वो ऐसे कि जो MKM बेसिकली जो उसका मकसद था, वो उस मकसद से हटी, पैसे पे गई, पावर पे गई, अय्याशी पे गई। और देखिए ना, आपको उस वक्त फ्री हैंड मिला, बहुत पैसा मिला, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी उस वक्त, और कोई गिरफ्तारी का ख़तरा नहीं था, किसी ऑपरेशन का ख़तरा नहीं था। जब आप देखते हैं कि आपके पीछे इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बैठी हुई हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं और फ्री हैंड दिया हुआ है, तो बेसिकली वो आपको कमज़ोर कर रही थी। अच्छा। आप इस बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही थी वो आपको कमज़ोर कर रही थी। आप अंदरूनी तौर पे जो है वो कमज़ोर होने की तरफ जा रहे थे, और वो कमज़ोर हुए भी। उसका रिज़ल्ट आप जो है वो 12 मई में भी देख सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आप जो है वो जो अब 2013 का ऑपरेशन हुआ उसमें भी देख सकते हैं कि क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें की जा रही थी बार बार के MQM जो है वो अब 90s वाली MQM नहीं है, तो वो MQM कहाँ गई वो MQM। और जो इतना वेपन जमा कर रही थी, इतना पकड़ा भी गया, हमने देखा 90 से भी पकड़ा गया, 90 के अलावा कितनी ही जगहों से, कितने लोगों से कितना वेपन भी रिकवर हुआ, और शायद आज तक पूरा वेपन रिकवर भी नहीं हुआ। तो वो सारा जो वेपन जमा किया गया था वो किस मकसद के लिए, पकड़वाने के लिए जमा किया गया था। वो कहीं ना कहीं एक जंग होनी थी ना, जो कहते थे कि एक जंग होगी, दोबारा से एक जंग होगी और बड़ी जंग होगी। तो वो जंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके जो हौसले थे वो ख़त्म हो चुके थे, आप खोखले हो चुके थे अंदरूनी तौर पे, आप किसी न किसी का हिस्सा बन चुके थे, आप अंदर से टूट फूट का शिकार बन हो चुके थे। तो इस वजह से जो है वो आप बेसिकली उरूज की तरफ नहीं, एक ज़वाल की तरफ जा रहे थे। और आपने देखा कि जैसे एक समझ लें कि एक बेताश बादशाह बने हुए थे लोगों में, इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में। हम देखते थे अक्सर व बेशतर जो है वो 10-10 गाड़ियाँ होती हैं, 15-15 गाड़ियाँ, 25-25 मोटरसाइकिलें हैं, वो इलाकों में घूम रही हैं, ठीक है, वो राउंड लगा रही हैं रातों को। और जो भी आम लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपनी ही कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, अगर वो भी आपको पसंद नहीं हुआ करते थे तो आप उनको भी टॉर्चर किया करते थे या अपनी बदमाशी ज़ाहिर किया करते थे। यानी मतलब वो लोग भी हमने देखे कि जो कभी किसी गिनती में ही नहीं थे, लेकिन वो भी जब ये देख रहे थे कि यार इतनी पावर, तो वो भी अट्रैक्ट होके आपकी पार्टी में आना शुरू हो गए। सर आपकी बात का मैं ऐसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ या इस तरीके से कह सकता हूँ, 90s के दौर के अंदर ये फ़हीम कमांडो, नईम शर्री, ये वो लोग हुआ करते थे, ये वो बलाएं हुआ करती थी कि ये एक बंदा जाके पता नहीं कितनों से मुकाबला कर लेते थे। मुशर्रफ दौर के अंदर हमारे पास अगर ये बात कर लें MQM के पास ख़ास तौर पर, अक्सरियत तो बहुत आ गई थी, लेकिन वो दिल और वो जिगरा नहीं था। बेसिकली हुआ यही था ना कि आपकी जो एक जज्बा था ना, वो तहरीक का एक जज्बा था। मकसद था, वो तहरीकी एक जज्बा था, एक मकसद था, वो तो फौत हो चुका था। तो बेसिकली जो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी हम कहते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो किसी को भी बर्बाद करने जाता है तो सबसे पहले उसको अय्याशी पे लगा देता है। तो बेसिकली इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इनको भी अय्याशी पे लगा दिया, पैसे पे लगा दिया, पावर पे लगा दिया, ये अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो गए। और अंदरूनी तौर पे जब कमज़ोर हुए तो जब वक्त आया तो पावर दिखाने का। पावर दिखाने का, क्योंकि पावर तो वो मुसलसल दिखा रहे थे लेकिन मजलूमों पे दिखा रहे थे। मैंने बताया ना आपको कि वो जिस तरह वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जमा होती थी और पूरे पूरे इलाकों के विजिट हुआ करते थे, और उसमें बेचारा चलता फिरता जो भी इनको दिखता था उसकी फुटबॉल बना देते थे।
वहाँ पर भी मारते थे, यूनिट सेक्टर ऑफिस भी ले जाया करते थे, और वहाँ पर भी जो है बेचारे मेरे मोहल्ले में एक बेचारा पागल हुआ करता था, वो बेचारा 3-4 दफ़ा तो मैंने उसको पिटते हुए देखा है। वो पागल था बेसिकली, लेकिन वो बेचारा अक्सर व बेशतर उनकी रेंज में आ जाता था और वो पिटता रहता था उनसे। और आप देखिए 25-25 लड़का जब एक बंदे को फुटबॉल बना रहा हो, उसको मार रहा हो, उसका क्या हाल होता होगा। और मज़े की बात ये है कि फिर अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके इनके पास खिलाफ जाकर तो अपनी शिकायत दर्ज कराऊँ, पुलिस क्योंकि इनके पास ही पुलिस सब इनके पास थी, फैसले यूनिट सेक्टर में हुआ करते फैसले थे। यूनिट सेक्टर में हुआ करते थे, तो कौन किसके पास जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ अंदर ही अंदर लोगों को खा रही थी वो, और उसका रिएक्शन हमने बाद में देखा कि जो लोग इन चीज़ों से दो चीज़ें हुई ना, देखिए एक चीज़ तो ये कि लोग पैसे को, पावर को, बदमाशी को, टोर को देख के इम्प्रेस हुए, अट्रैक्ट हुए और उन्होंने एमकेएम ज्वाइन करना शुरू करी। तो वो जो 90s में तादाद इतनी थी, हौसले इतने थे, तो वो 90s के बाद जो है वो तादाद तो इतनी हो गई, हौसले इतने से भी नहीं रहे। तो जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ये बुरा वक्त शुरू होने वाला है, तो वो सब तो आगे पीछे हो गए। और 2-4 ऐसे इनकाउंटर्स भी हुए, अब वो उस पे मैं नहीं जाऊँगा कि फेक हुए या नहीं हुए, वो इनकाउंटर्स हुए तो वो तो वैसे ही जो मम्मी डैडी थे वो तो सारे वैसे ही निकल गए, जो मफाद परस्त टोला कहेंगे हम उसको, कि वो जो थे वो तो वैसे ही निकल गए देख के कि ये तो हो गया काम, क्योंकि उनके ज़हनों में एक चीज़ ज़रूर थी, 90s का ऑपरेशन। जो 90s के ऑपरेशन में जो हाल उन लोगों का किया गया था, तो वो ये चीज़ें तो उनको पता थी, लेकिन वो मफाद परस्त टोला था, तो उन्होंने वक्ती तौर पे तो एमकेएम का उस वक्त तक साथ दिया जब तक कि एमकेएम उनको खिला पिला रही थी, पाल रही थी और उनको हर तरह की सहूलत दे रही थी, और बदमाशी का एक लाइसेंस भी दिया हुआ था उन्होंने, तो जब तक तो ठीक था, वो यहाँ निकल गए। दूसरे वो लोग थे जो बेचारे कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे और जो बेचारे उस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे थे, जो उनके जुल्मों का शिकार थे या फ्रस्ट्रेशन में थे या कॉम्प्लेक्स में थे, तो वो लोग भी खड़े हुए, और अगर वो आपके अगेंस्ट नहीं खड़े हुए तो वो आपके साथ भी नहीं खड़े हुए, तो यहाँ से भी आप कमज़ोर हुए। फिर तीसरे वो लोग थे जो कहीं ना कहीं अपना बैकअप बना के बैठे हुए थे, वो किसी के साथ भी बना के बैठे हुए थे, तो वो लोग उस तरफ चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो भाग निकले यहाँ से, तो वो थोड़े बहुत कोई मारना काफ़ी था सबके लिए। सब शॉट। तो जैसे हमने बताया था ना, कि मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त हमारे एक दोस्त थे जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, तो मैं उनसे अक्सर ये बात किया करता था कि भाई ये बार बार ये बात कहते हैं कि वो 90s वाली एमकेएम नहीं रही है, तो वो मुझे इसके जवाब में हमेशा ये कहते थे, जाओ उनको बताओ कि अब हम भी वो वाले नहीं रहे। तो ये चीज़ तो तय थी कि हाँ, सब यही समझ रहे थे कि बहुत कुछ होगा, यानी 90s से बड़ी जंग होगी कोई, या जो समझ लें कि स्टेट वर्सेस एमकेएम मिलिटेंट्स, ये जो चीज़ 90s में हमने देखी वो चीज़ अब होगी और उससे कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके पास क्योंकि असला बहुत है। वेपन था और जदीद वेपन था ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी। तादाद भी हम देख रहे थे कि यार इतनी तादाद हो गई है, पहले से कई गुना ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। फिर आए दिन की जो हम बदमाशियाँ इनकी देखते थे, इनकी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ देखते थे, वो भी थे। फिर आप देखते थे इतनी ऑर्गेनाइज़ हो गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इतनी स्ट्रेंथ हो गई है, इतनी पावर हो गई है, तो सारी चीज़ें तो बाहर नज़र आ रही थी, लेकिन ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था, ये सिर्फ दिखावा है, दिखने की हद तक है, अंदरूनी तौर पे ये ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ऐशियों में लग गए। क्योंकि ये अय्याशियों में लग गए, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में लग गए, अपनी पीआर बनाने में लग गए, कोई पैसे कमाने में लग गया, तो वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई ना। मैंने बताया ना कि जैसे-जैसे आपके साथ आके जुड़े थे ना लोग, और जिन चीज़ों को देख के जुड़े थे, वो वैसे ही वैसे माज़ी को याद करते हुए पीछे हट गए, या आपके जो कारनामे थे उनको, जो हालिया कारनामे थे, उनको देख-देख के पीछे हटना शुरू हो गए। तो आपका किसी ने कोई नुकसान नहीं किया, आपका नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद थे, कि जो आपने लाइसेंस दिए हुए थे सबको,
और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, और समझ लें कि स्टेट विद इन स्टेट बने हुए थे आप, हर चीज़ की अथॉरिटी आपके पास थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। जैसे आपने जिक्र करा कि हर चीज़ का फैसला अब यूनिट और सेक्टर ऑफिस में हुआ करता था, तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एक बड़ी जंग होगी, बड़ा ऑपरेशन होगा, दोबारा से ये सारी चीज़ें होंगी, वो दोबारा से कुछ नहीं हुआ। ना आप कभी हो पाएगा। वो कभी होना भी नहीं है वो, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप उछल रहे थे, जिस चीज़ पे आप बेस कर रहे थे, वो चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी। वो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावा था। अभी भी वो कुछ लोग मौजूद हैं जो नामी गिरामी इस टाइम के थे। 90s को तो चलो वो ख़त्म हो गए, लेकिन इस टाइम वाले तो अभी भी हैं, उस वक्त भी थे। तो वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, ना वो कुछ करेंगे। फराज भी आपसे आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं MQM मुल्कगीर जमात क्यों नहीं बन पाई? हालांकि मुशर्रफ दौर के अंदर जितनी इनके पास पावर थी शायद ये भी इन्हें मिल पाए। अच्छा, लोग भी यही समझ रहे थे और ख़ुद MKM भी इस गलत फहमी में थी कि एक मुल्कगीर जमात बन जाएगी, और उनकी कोशिश भी थी। मुशर्रफ टाइम से ही इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ कर दिया था। और फिर आपने देखा कि जो बालाकोट वाला जो ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक, उसमें भी जाके इन्होंने काम करा, कश्मीर में भी काम किया। कुछ सीट ज़रूर मिल गई, कुछ जल से, पंजाब से लेके इन सारी जगहों पे भी हमने देखे। कोशिश अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ गलत कर गए। जैसे उस वक्त मैं बता रहा था आपको कि वो जो पैसे और पावर का नशा था, जो लाइसेंस मिला हुआ था, ठीक है, तो वो चीज़ इनको बर्बाद कर गई, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था। अब उसमें होता ये था कि हमने देखा कि कभी आप पश्तून कम्युनिटी से लड़ रहे हैं, कभी आप किसी से लड़ रहे हैं, तो मतलब आप अपनी जगह रहते थे, मुखालफिन चेंज होते रहते थे, ठीक है। तो वो कोई सी भी ज़बान हो, कोई सी भी ज़बान हो आप, या कोई सी भी जमात हो, सिर्फ ज़बान नहीं थी, जमात भी थी ना। जैसे कभी आप पीपल्स पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, तो कभी आप हकीकी के साथ लड़ रहे हैं, तो कभी आप सुन्नी तहरीक के साथ लड़ रहे हैं, तो कभी आप ANP के साथ लड़ रहे हैं, तो कभी आप पीपल्स अमन कमेटी के साथ लड़ रहे हैं। तो आप मुस्तकिल एक ही जगह पे खड़े होके, कभी आपका दोस्त कोई होता था तो कभी आपका दुश्मन कोई होता था, लेकिन आप वहीं रहते थे। तो इसी तरह आप कभी पठानों से लड़ रहे थे, तो कभी आप बलूचों से लड़ रहे थे, तो कभी किसी से लड़ रहे थे बैठ के। अच्छा, उसके रिएक्शन में आप क्या करते थे? जैसे मैंने उस वक्त ये बात आपको बताई कि पहले एक 10 पे भारी होता था, और बाद में वो 10 भी एक पे नहीं होते थे भारी। तो आप क्या करते थे? आप खोखले तो थे। आप क्या करते थे, जब आप देखते थे कोई चीज़ हुआ, वहाँ से कॉल आई, ठीक है, शहर बंद होना शुरू हुआ, आप निकले, एक पूरा एक टोला लेके निकले, और आपने, कोई मोची बैठा हुआ है पठान, उसको मार दिया, कोई होटल वाला है उस पठान को मार दिया, आपने इसको मार दिया, उसको मार दिया, गरीब को मार दिया। अब वो गरीब बेसिकली आप समझ रहे थे आपने एक पठान मार दिया, आपने एक मोची को मार दिया। बेसिकली आपने एक मोची को नहीं मारा था, आपने बेसिकली उस पूरे कबीले को, उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरे गांव को अपने खिलाफ खड़ा किया था। क्योंकि जब वो मरता यहाँ था, नफ़रतें वहाँ पैदा होती थी। तो जब वो यहाँ से यहाँ मरता था, उसकी बॉडी ऑब्वियसली वहीं उसके होम टाउन जाया करती थी। जो भी जहाँ पर भी मरता, कोई सवात जा रही है, कोई मानसेरा जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो जाती तो वहीं थी। तो जब वहाँ जाती थी तो वहाँ पर क्या बात होती थी? MQM वालों ने मारा है। किसने मारा है? MQM वालों ने। MKM कौन है? उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोलने वाले। तो बेसिकली वो आपके साथ साथ पूरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बना रहे। आप तो थे ही, चलो आप समझ में आ रहा है कि आप पूरी पार्टी नहीं कर रही थी। MKM का एक मिलिटेंट विंग था जो एक किसी को मार रहा था, लेकिन वो दुश्मन सिर्फ उसका थोड़ी ही हो रहा था। वो कोई आइडेंटिफाई थोड़ी कर रहे थे कि इतनी बड़ी उर्दू कम्युनिटी के अंदर एक MKM है, उस MKM के अंदर एक मिलिटेंट विंग है, उस मिलिटेंट विंग के अंदर एक फराज नाम का आदमी है जिसने मारा है, ये हमारा टारगेट है। वो तो टारगेट कर रहे थे पूरी कौम को। नफरत जो पैदा हो रही थी वो बेसिकली पूरी कौम के लिए पैदा हो रही थी। तो आपने अब, और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो
कि हम पूरे पाकिस्तान में मुल्कीगीर जमात बनेंगे? कैसे बनेंगे? उसके गांव के 4 लोग आपने मार के यहाँ फेंक दिए और फिर आप उस गांव में जाएंगे वोट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। कैसे जीतेंगे आप? शायद ही कोई हो ऐसा गांव, कस्बा, जिला जहां बॉडी ना गई हो यहाँ से। तो जब यहाँ से कोई बॉडी नहीं गई वहाँ पर, और मुसलसल बॉडीज़ वहाँ पर गई हैं, हर ज़िले में गई हैं, हर शहर में गई हैं, सही है। तो ये जब आप एक एक दिन में सेंचुरी मारेंगे, ऐसा ही होता था। हमारे पास तो ये आती थी 4 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 6 यहाँ से आ गए, इतने यहाँ से आ गए। हम तो सिर्फ काउंटिंग कर रहे होते थे, हम तो नाम भी नहीं लिखते थे। भाई 100 लोगों के नाम मैं कहाँ लिखूंगा अखबार के अंदर या चैनल के अंदर? 100 लोगों के नाम कहाँ चलेंगे? तो हम तो सिर्फ काउंटिंग करते थे, भाई पाक कॉलोनी से 2 आ गए, यहाँ से इतने आ गए, वहाँ से इतने आ गए, यहाँ से इतने। ज़्यादा से ज़्यादा हम एफिलिएशन डाल देते थे कि भाई ये इस पार्टी का है या इस जमात का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे हमारे पास भी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता था उन बॉडीज़ के लिए, उनको ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। हमारे पास तो इतना स्पेस नहीं होता था, ना इतना टाइम होता था कि हम किसी का नाम तक भी लिख दें। हम तो नंबर्स पे काम कर रहे होते थे। तो जब इतनी तादाद में लोग आते थे कि हमारे पास स्पेस नहीं होता था कि उनके नाम, उनकी शनाख्त, उनकी जमात का कुछ लिख सकें, तो फिर वहाँ आप सोचें किस तादाद में जा रही थी और कहाँ कहाँ जा रही थी। तो बेसिकली आप हर जगह पर अपने दुश्मन पैदा कर रहे थे, नफरतें फैला रहे थे, नफरतें फैला रहे थे। और जो बीज आपने उस वक्त बोए थे वो आज तक वहीं के वहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज खान, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया एमक्यूएम के अंदर अस्करी विंग किस तरीके से बना और असला कल्चर, खास तौर पर क्लाशनकोफ कल्चर कैसे आया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।